हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी क्लास 6 के हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 4 में आरंभिक नगर के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपको इससे पिछले सभी अध्याय के पढ़ना है तो आप हम कमेंट में दिए सॉरी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही में अगर आपको कोई भी क्वेरीज होता है इससे रिलेटेड या फिर किसी भी चीज जिस चीज से रिलेटेड जो कि इससे रिलेटेड हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारे टेलीग्राम आईडी पे भी हमसे टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कीजिए, और यहाँ पे आप जो भी हम पीडीएफ पढ़ाते हैं साथ में हैंड रिटन नोट्स वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं अध्याय 4 में आरंभिक नगर के बारे में। आरंभिक नगर कहने का मतलब हुआ कि शुरुआत में, मतलब कि जब मानव जीवन की शुरुआत हुई थी, तब पृथ्वी पर जो नगर बसे थे उसके बारे में जानने वाले हैं। खासकर हम इंडिया और इस चैप्टर में हड़प्पा की कहानी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलते हैं आप पढ़ने के लिए। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। हड़प्पा पुरास्थल मतलब पुराना स्थल। पुरास्थल तो समझिए, हड़प्पा जगह का नाम था, तो हड़प्पा पुरास्थल मिला ऐसा कहा जाता है। जो आधुनिक पाकिस्तान में है, मतलब कि अभी जो है सो करंट में पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। उनका सोचना था कि वो एक खंडहर टाइप था, मतलब कि जो बहुत समय से ऐसे गिरा हुआ था। तो उनको लगा कि अगर इसमें देखा जाए तो बहुत अच्छी ईंटें मिलेगी। अब खंडहर कहने का मतलब हो गया कि बहुत दिनों से कोई 20 25 50 80 मतलब इससे ज्यादा सालों से ऐसे ही पड़ा है कोई चीज, तो मतलब कोई मकान उकान, तो उसको हम लोग खंडहर कहते हैं, ठीक है। तो यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। और उसके बाद वो जो इंजीनियर्स थे जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, उन्होंने जितना भी ईंटा हो सका उनसे उखाड़ा हुआ वो उखाड़ के वहां से लेके चले गए। इससे कई इमारतें नष्ट हो गई। इससे मतलब कि बहुत सारे इमारतें जो थी वो नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। मतलब कि पहले के जमाने के लोग ही जो थे, उन्होंने 80 साल के बाद इसको फिर से ढूंढा, और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। मतलब कि अपना जो अफ्रीका एशिया ऐसे महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना, जो कि सबसे पहला बोला जा सकता है, वो सबसे पहला मतलब कि ये खंडहर है, ठीक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतों कहा गया। तो मतलब कि अगर जो भी चीज अब कहीं से कुछ मिलेगा तो आप उसको क्या कहिएगा, उसी से रिलेटेड नाम से बुलाइएगा। तो ऐसे ही बताया गया कि ये हड़प्पा सभ्यता की चीजें हैं, वहां उस समय मिली, ठीक है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा इसका चेक किया गया तो उनको पता लगा कि ये 4700 साल पहले ये सब बन चुके हैं। अब इन इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। ये जो नगर थे इसको दो या दो से ज्यादा भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें से दो भाग कुछ इस प्रकार है। एक था प्रायः पश्चिम भाग, जो कि छोटा था लेकिन सबसे ऊंचा पर बना हुआ था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था। जो दो था, एक पश्चिमी भाग था जो छोटा था और सबसे ऊंचा था, और दूसरा पूर्वी भाग था जो कि मतलब कि बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था, मतलब कि नीचे मैदानी इलाका सोच सकते हैं। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्ववादियों ने नगर दुर्ग कहा। मतलब कि उन्होंने जो है सो इसका जो नाम रखा, ये जो ऊपर ऊपर मतलब कि ऊंचे वाले जो भाग थे, जो छोटे भाग थे उसको उन्होंने नगर दुर्ग नाम से कहा गया, और जो निचला भाग था उसको निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की चार चार दीवारियों पक्की ईंटों की बनाई गई थी। अब पक्की ईंट क्या होती है? पक्की ईंट होती है कि जब हम लोग मिट्टी को ईंट बना मतलब ईंट के ढांचा में डाल देते हैं, उसके बाद उसको पकाया जाता है तो वो पक्की ईंट कहलाता है, ठीक है। इसकी ईंटें इतनी इतनी अच्छी थी कि कई हजार सालों के बाद भी उनकी दीवारें खड़ी थी। मतलब कि उस समय में वे लोग इतने अच्छे मटेरियल यूज करते थे, अच्छे चीज यूज करते थे उसके अंदर, जो मतलब कि बहुत साल तक चलता था। जैसे कि अभी भी हम लोग बहुत सारे ऐसे मंदिर देखते होंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे राजा के स्थल देखते होंगे, जो कि उस समय, जैसे कि अभी हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, ताजमहल कितना दिनों से टिका हुआ है।
तो वैसे ही ये सब मतलब कि बनाते थे इतने अच्छे कि बहुत दिनों तक टिकता था। नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी जिसमें आमतौर पर मोहनजोदड़ो का खास तालाब जो है वो फेमस था। क्या फेमस था? मोहनजोदड़ो का एक खास तालाब था। अब ये खास तालाब क्यों था? इस तालाब को बनाने में ईंट प्लास्टर का इस्तेमाल किया, ईंट और प्लास्टर। अब आप सोचिएगा कि ये ईंट और प्लास्टर कहने का मतलब क्या होगा? तो ईंट से तो इसको एक बार ढांचा तैयार कर दिया गया था और इसमें प्लास्टर कर दिया गया था। प्लास्टर तो आप लोग जनरली जानते ही होंगे क्योंकि ईंट को ढकने के लिए किया जाता है जिसमें जिसको ईंट पकड़े रहे। और साथ ही में ऊपर से चारकोल की परत भी चढ़ा दी गई थी। चारकोल की परत इसलिए चढ़ा दी गई थी कि इससे पानी जो है सो बाहर ना निकले। जैसे कि होता है ना, अंदर चला जाए या बाहर निकल जाए तो वो नहीं हो। जैसे कि हम लोग अभी कैसे देखते हैं स्विमिंग पूल, तो वैसा ही करके एक तालाब टाइप में बनाया गया था। इसमें दो तरफ से उतरने वाली सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर से कमरे बनाए गए थे। दो तरफ से सीढ़ियां थी और ऊपर में चारों तरफ से कमरे थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। इसको जो भरा गया तो उस समय तो कल का था नहीं उतना प्रावधान, तो कुआं जो बनाया गया था जिसमें पानी होता था, उस सब का पानी को इकट्ठा किया जाता था। तो वो जो पानी था उसमें से मतलब कि भरा गया, ठीक है, उपयोग किया गया। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते होंगे। लोगों का मानना है कि बहुत सारे, जैसे कि हम लोग बहुत सारे त्योहार मनाते हैं तो उस अवसरों पे मतलब कोई विशेष अवसर हुआ होगा, उसमें ये लोग इसमें स्नान करते होंगे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल एक दो जगह का नाम है जहाँ पे अग्निकुंड। अब ये अग्निकुंड क्या होता है? अग्निकुंड क्या होता है कि जहाँ पे गर्म पानी का कुंड मिलता है, मतलब गर्म पानी गिरते रहते हैं तो अग्निकुंड कहते हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। ठीक है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार भी गृह मिले हैं। अब ये भंडार गृह क्या होता है? भंडार गृह कहने का मतलब हो गया कि कहीं पे हम लोग बहुत 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 मतलब कि बहुत बड़े बड़े पैमाने पे बहुत चीजों को एक जगह संग्रहित करना। जैसे कि हम लोग अभी देखते हैं कि ट्रक का ट्रक चावल जो है सो एक बहुत से बड़े मकान में रखा जाता है, तो उसको क्या कहता है? भंडारा कहते हैं या भंडारण कहते हैं, या मतलब उसके अंदर रखा गया तो भंडार गृह कहते हैं। या फिर आप लोग सुने होंगे कि भंडारा होता है, कहीं पे भंडारा होता है। तो भंडारा कहने का मतलब क्या? वहां पे बहुत सारे लोग खाते हैं, तो वही होता है कि भंडार गृह कहने का मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे चीज एक जगह रहते हैं। ठीक है। और ये जो स्नान घर था ये देख सकते हैं आप, ये बीच में जो ये पार्ट हो गया, ये पानी का हो गया दोनों तरफ से उतरने वाला, और ये चारों तरफ से देख सकते हैं ये घर बनाया गया था। ठीक है। अब आते हैं नीचे, आगे चलते हैं। भवन, नाले और सड़कें, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे। हाँ, तो उस समय उतना ये नहीं था कि ये 4 मंजिल या 5 मंजिल का बनाते, तो ये लोग आमतौर पर एक या दो मंजिल बनाते थे। घर के आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक 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 अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। अब हम एक आपको बात बता सकते हैं कि अभी जनरल देखते होंगे आप लोग कि अभी जो भी लोग घर बनाते हैं वो अपने कमरे के साथ हर एक कमरे में अटैच कर देते हैं लैट्रिन बाथरूम। आप लोग जनरली देखते होंगे, तो पहले के लोग भी तो शौकीन हुए होंगे, वो लोग भी मतलब कि प्रत्येक घर में एक स्नान घर ऐड कर दिए होंगे। ठीक है। कुछ घरों के कुछ घरों में कुएं भी होते थे, ऐसा मानना है या कहना है लोगों का। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। ऐसे मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया था कि पानी जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो आसानी से निकल सके। और और इस सभी नालियों को एक बड़े नाले नाले के साथ जोड़ दिया जाता था, और वो नाला जो है सो किसी नदी में मिल जाती थी और वो आ, मतलब क्या बोलते हैं, बह जाता था। ठीक है। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया होगा, क्योंकि अगर योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया होगा तो वो लोग कैसे मतलब कि समझते होंगे कि इसको ऐसे ऐसे मतलब इतने अच्छे तरीके से सेट किए हैं कि एक मतलब कि सभी पानी एक जगह से निकलता है और सीधा जाके किसी एक नहर या नदी में मिल जाता है। ठीक है। अब आते हैं नगरीय जीवन के बारे में।
हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यहाँ भी संभव है कि वे ये शासक लोगों को भेजकर दूर-दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मानकों अर्थात सोना-चांदी से आभूषण जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे। इन नगर में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे। मतलब कि ये जो हड़प्पा नगर है ना, यहाँ के लोग मतलब इतने ख़ास थे कि वो लोग मतलब चाहते थे कि कुछ नया घर बनाए, कुछ अच्छा घर बनाए, कुछ अच्छा करे। वो लोग इतने मतलब कि खूबसूरत बनने के लिए सोना-चांदी का अभी भी सोना-चांदी बहुत फ़ेमस है। उस समय अभी भी सोना-चांदी का ये लोग आभूषण बनाते थे। और लिपिक मतलब होता है लिखने वाला, जो कि कोई भी चीज़ लिखता है, तो ये लोग हर चीज़ को लिखवा के टँगवाते थे, रखवाते थे कि हाँ, ये है, ये है, ये है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री-पुरुष भी हो रहते थे। शिल्पकार हो गया कि मतलब कि कुछ बर्तन बनाना बोल सकते हैं या फिर कुछ नए चीज़ का निर्माण करना जिसकी कला हो उनके अंदर। अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह-तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तु लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मतलब सुदूर कहने का मतलब दूर देशों की किस्से कहानियाँ। मतलब कि वो लोग बोलते जाते थे कहीं पे और उनके साथ जो कोई घटना घट जाती थी या कुछ हो जाता था उस बीच, कुछ ऐसा हो जाता था जो कि आप लोग भी देखते होंगे कि आप अगर क क मतलब घर से स्कूल जाते होंगे कुछ ऐसा हो गया कि जो बहुत इंटरेस्टिंग बात हो, बहुत अच्छी बात हो, तो उसको आप आते हैं घर पे तो सबको बताते रहते हैं। तो बस वही इन लोग के साथ साथ भी होता था और वो लोग ऐसे ही करते थे। जिनसे बच्चे खेलते होंगे और वो लोग मिट्टी के खिलौने भी लाते थे जिससे बहुत सारे बच्चे खेलते होंगे, ठीक है? अब ना आ गया है कि फाइबर या प्लास्टिक का बन जाता है खिलौना, बट उस समय में मिट्टी के ही खिलौने बनाए जाते थे। ठीक है, जैसा कि आप लोग ये जो देख रहे हैं फ़ोटो, ये मिट्टी के खिलौनेज़ हैं और ये जो देख रहे हैं ये लिखा हुआ है शिल्पकार द्वारा, तो ऐसे ही खिलौने बनते थे और इसका ये लोग ये करते थे, खेला करते थे। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों में प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिलती है, उन्हें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, काँसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और काँसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए गए थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए गए थे। मतलब कि वो लोग जब खोजने लगे तो उन्होंने देखा कि शंख, तांबे, कांस्य, सोना, चांदी जैसी ये सब जितने भी धातु हैं इससे बहुत सारे चीज़ बनाई गई हैं। जैसे कि तांबे और ये क्या बोलते हैं और भी तांबे हो गए या फिर कांस्य हो गए, इस सब से औजार, हथियार, औजार हम जैसे कि हो गया कि बहुत सारे औजार जैसे कि नॉट टेंगारी बोल सकते हैं उसको, कुल्हाड़ी बोल सकते हैं, कुदाल, ये सब बनाया गया था, ठीक है? और उसके बाद बहुत सारे बर्तन भी बनाए गए थे, जैसे कि हम लोग जनरली अभी देखते हैं। और सोने और चांदी से जो है सो बर्तन उस समय में लोग को उतना ये नहीं था, तो वो लोग बर्तन भी बनाते थे, साथ में गहने के रूप में भी उपयोग करते थे इसका। क्या करते थे? गहने के रूप में भी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये जो है गहना है, ये जो देख रहे हैं आप गहना सब है, सोना और चांदी का, इसका उपयोग क्या करते थे? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वो लोग इतने शौकीन थे कि मूर्तियाँ भी बनाया करते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ के कपास की खेती होती थी। मतलब कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ एक जगह है जहाँ पे कपास की भी खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। मतलब कि वो जो है मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, मतलब कि कपड़ा जो होता है, कपास के द्वारा जो कपड़ा बनाया गया था उस कपड़े के अवशेष और चांदी के एक फूलदान, मतलब चांदी का एक बर्तन के मतलब फूलदान का ढक्कन कह सकते हैं, उसमें अन्य तांबे की वस्तुएं चिपके हुए मिली, मतलब बहुत सारे वस्तुएं चिपके हुए मिली है। ओके, जैसे कि हम लोग कैसे मतलब कुछ भी चीज को कोई प्लेट बाटी या किसी चीज में रख देते हैं या कोई बर्तन ऐसे में रख देते हैं जहाँ पे कोई देख ना पाए, तो वो लोग भी उस तरह रखे होंगे और शायद वही अभी मिला है।
इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया होगा। हाँ, इनका कहना है कि मतलब कि बहुत सारे ऐसी वस्तु हैं जिसका निर्माण विशेषज्ञ किए होंगे। अगर इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ मिले हैं जो कि बहुत सारे डिज़ाइन मतलब बहुत ख़ास-ख़ास डिज़ाइन के साथ बना हुआ है। तो वो तो जनरल आदमी तो बना नहीं सकता है, तो वो कौन बना सकता है? तो वो विशेषज्ञ बना सकते हैं, विशेषज्ञ जो कि उसके बारे में बहुत अच्छे जानकार होंगे। अब हम लोग अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये फ्रेयंस क्या होता है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। पत्थर जो है और शंख जो है प्राकृतिक मतलब कि मानव तो बनाता नहीं है। ये प्राकृतिक मतलब कि भगवान ऐसा जनरली बोलते हैं, लेकिन प्रकृति जो है वो प्रदान करती है, ठीक है? लेकिन फ्रेयंस को कृत्रिम रूप से बनाया जाता था। फ्रेयंस कुछ ऐसा चीज़ था जिसको कृत्रिम मतलब मानव निर्मित मानव के द्वारा बनाया जाता था। ये क्या कैसे बनाते थे कि बालू या स्फटिक, स्फटिक एक पत्थर का नाम है और बालू तो आप जो लोग जानते ही होंगे। तो बालू या स्फटिक के चूर्ण को गोंद में मिलाकर, गोंद मतलब कि एक पौधा से निकाला जाता था गोंद, या फिर बहुत चीज़ों से बनाया जाता था गोंद को। तो उसको गोंद कहने का मतलब होगा कि चिपचिपा पदार्थ होता था जो आसानी से चिपक जाता था। इसको मिलाकर उसके बाद जो है सो इन इनके वस्तुओं को एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इसको इसको मिला के एक बनाया जाता था। साथ में इस पे चिकनी परत चढ़ा के इसमें को इसके रंग-वंग दिया जाता था और इससे बहुत जैसे कि चूड़ियाँ हो गए, बाले हो गए, जो आप लोग देखते हैं छोटे-छोटे बर्तन हो गए, ये सब बनाए जाते थे, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं। अब आते हैं आगे, आगे क्या है कि कच्चे माल की खोज। कच्चे माल की खोज कहने का मतलब हो गया कि कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं, जो प्रकृति के रूप में मिलते हैं। मैंने अभी भी बताया है कि प्रकृति जो हमें प्रदान करती है वो कच्चा माल हो गया। तो ये जो कच्चा माल प्रकृति प्रदान करती है तो उसको जो है सो या फिर किसान या पशुपालक उत्पादन करते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गया, धातु हो गया, अयस्क हो गए, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल, तो इन सब का जो है सो ये लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इसका खोज किए पहले उसका यूज़ किया। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई गई, जैसे कि मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे जिसमें कताई, बुनाई करके कपड़ा तैयार किया गया। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को दूर-दूर से आयात करते थे। मतलब कि ये जो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कपास हो गया, ये लोग ये उगाते थे, तो इसे उगाते थे तो ये लोग इससे कपड़े तो खुद ही बना लेते थे। लेकिन अगर लोहा हो गया, चांदी हो गया या फिर बहुत सारे बहुमूल्य पत्थर हो गए, ये लोग इसका निर्यात जो है कहीं दूर-दराज के जहाँ पे ये उपलब्ध है, वहाँ से ये लोग करते थे, ठीक है? हड़प्पा के लोग तांबा का आयात संभव था, मतलब वो आज अभी जो राजस्थान है वहाँ से करते थे। अभी जहाँ पे राजस्थान है, वहाँ से हड़प्पा के लोग जो है सो आयात करते थे, मतलब कि वहाँ से लाते थे तांबे। अब आप पूछिए कि आयात करते थे वो कैसे करते होंगे? उस इसका मतलब उस समय में भी पैसा चलता होगा। तो जी नहीं, उस समय पैसा नहीं चलता था। उस समय में ना मुद्रा होता था, ना पैसा होता था। वे लोग क्या करते थे कि अपना सामान ले जाके उनको दे दिए और उनका सामान ले लिए उस हिसाब से, ठीक है? तो यही हुआ करता था। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। तो ये लोग आपको याद कर रखने के लिए कि कौन-सा चीज़ कहाँ से प्राप्त किया जाता था। ठीक है? अब आते हैं आगे, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। हाँ, उस समय में भी नगर हुआ करते थे, तो नगरों में जो लोग रहते थे, उनके लिए भोजन कहाँ से आता होगा? तो लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। ये तो ऑब्वियसली बात है भाई, नगर में रहेंगे तो गाँव में तो ऑब्वियसली रहेंगे। तो वे अनाज उगाते थे, गाँव वाले जितने भी लोग थे वो अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। ये लोग खाने का सामान देते थे, उसके एवज़ में इनको कुछ दूसरा चीज़ दिया जाता था, जैसे कि सोना-चांदी या फिर कुछ भी, ठीक? तो इससे इन लोग का फ़ायदा हो जाता था, ठीक है? या फिर जो जैसे कि मान लीजिए कि ये गेहूँ उगाए, वो लोग चावल उगाए हैं, तो वो लोग आपस में
अदला-बदली कर लेते थे, मतलब कि एक्सचेंज कर लेते थे। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। उस समय में ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, जैसा कि आप लोग फ़िगर में देख रहे हैं। और आपको मैं एक बात बता दूँ कि हल का प्रयोग अभी भी होता है, जैसे कि इस बुक में लिखा गया कि हल का प्रयोग नहीं होता है, नहीं, हल का प्रयोग अभी भी होता है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जहाँ पे हल का प्रयोग किया जाता है खेत की जुताई करने के लिए, ठीक है? और हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय, भैंस और बकरी पालते थे। अगर गाय, भैंस, बकरी पालेंगे तो अगल-बगल में तो कुछ होना चाहिए जिससे वो लोग पानी पी सके, कुछ जिससे कुछ खा सके, घास-वास होना चाहिए या फिर तालाब होना पानी पीने के लिए, तो वो लोग हुआ करते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा, पानी की तलाश में दूर-दूर तक ले जाना पड़ता था। मतलब कि अगर बाय द वे जिस नदी में से या फिर जिस तालाब में से वो लोग पानी पीते होंगे, वो सूख गया या फिर कुछ हो गया, खराब हो गया, तो उसके लिए उन्हें कभी दूर-दूर तक भी जाना पड़ता था। मछलियाँ पकड़ते थे और वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। बेर आप लोग शायद नाम नहीं सुने होंगे, बेर एक फल होता है, वो इकट्ठा करते थे। साथ में मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। हिरन जो कि सबसे आई थिंक डरपोक होता है, जो देखते ही भाग जाएगा। तो वो उसको मतलब शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, खाते थे। तो ये सब का मतलब कि ये करते थे। अब गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीर धौलावीरा नगर बसा था। मतलब कच्छ के इलाके मतलब कोई जगह था कच्छ जिसके में खादिर बेत के किनारे एक कुछ बेत था, किनारे धौलावीरा नाम का एक गांव बसा था, ठीक है? वहां साफ पानी मिलता था और जमीन भी उपजाऊ थे। वहां का जो पानी था वो साफ था, मतलब पूरा क्लियर था। उसके अलावे जैसे कि अभी आप लोग फिल्टर करके पानी पीते हैं वैसा, और जमीन भी उपजाऊ थे। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बाँटा गया था। मतलब कि ये जैसे कि हमने बताया आपको कि मतलब कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो 2 हड़प्पा की जगह जो है 2 भागों में बँटा हुआ है। वैसे ही धौलावीरा नगर जो है तो 3 भागों में बँटा हुआ है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊँची-ऊँची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े-बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। ये तो आप जानते ही हैं कि अगर सभी लोग एक जगह आपस में मिल के रहते हैं तो कुछ नया करने के लिए ये लोग कुछ-कुछ कार्यक्रम भी करवाते होंगे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े-बड़े अक्षरों को अक्षरों को पत्थरों पर खुदा पाया गया है। मतलब कि कुछ ऐसे-ऐसे अक्षर मिले हैं जो पत्थरों पे बनाए गए थे, ठीक है? हड़प्पा लिपि जिसको ये लोग हड़प्पा लिपि कहते हैं। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जरा गया था। मतलब लकड़ी में इसको बनाया गया था इस अभिलेख को। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं, ठीक है? मतलब क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के जो लेख थे वो मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पे मतलब मुहर कोई वस्तु है उस पे पाया जाता था, ठीक है? गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था, जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं की से बनाई गई चीज़ें एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मतलब कि ये लोग जो है ना सो इस एक ऐसे नदी के पास बसे थे, यहाँ पे लोग इनको पत्थर आसानी से मिल जाता था। मतलब कि कहीं से अब एक चीज़ सोचते होंगे आप लोग कि ये पानी आता कहाँ से है? तो मेनली तो हम लोग जानते हैं कि पहाड़ ये सब पर से आता होगा। तो पहाड़-पठार का कोई भी भाग टूट के पानी के साथ बहते-बहते आपस में आ गया, तो वो ही आ जाता था, तो वही एक पत्थर बन जाता था। तो वही पत्थर ये लोग जो है सो इस साबरमती नदी के किनारे इन लोग को मिल जाता था। साथ में इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस नगर के ये अंदर भंडार गृह भी था और साथ में इनको पानी भी मिल जाता था यहाँ पे नदी के अंदर, तो इनको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं थी पानी के लिए। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहर-बीन गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। मतलब कि
इस भंडार के अंदर हमने भंडार गृह आपको बताया है, तो इस भंडार गृह के अंदर बहुत सारे ऐसे छाप मिले, छाप मतलब कि लिखा हुआ मिला है, जो ऐसा था वैसा था, ठीक है? और यहाँ पर एक इमारतें मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था, मतलब कि एक ऐसा घर मिला है जहाँ पे मनके मतलब कि पत्थर का जो मूर्त होता है या फिर मिट्टी का जो बर्तन होता है, ये सब बनाया जाता था। अब अधबने मनके मतलब आधा बना हुआ मन का या पत्थर के टुकड़े, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। बहुत सारे चीज ऐसे मिले हैं जो मनके के आधार पे थे। अब सभ्यता के अंत का रहस्य लगभग 39 साल मतलब 3900 हाँ 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। मतलब कि उस समय ऐसा हो गया कि सब कुछ अचानक बदल गया। लोग नगर में रहना छोड़ दिए। लोग गांव की तरफ निकल गए। लोग मतलब कि रोड पर ही घर बनाना शुरू कर दिए। तो ऐसा होने लगा। यह सब क्यों हुआ ये कुछ पता नहीं चला। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूखने लगी और अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश होने लगा। इस कारण ये लोग ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी, तो ये लोग कुछ कर नहीं पाए, इसके एवज में ये लोग छोड़ दिए। या फिर कुछ का ये भी कहना है कि इसके अलावा मवेशियों के बड़े-बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी लोग नगरों में अंत में ऐसा क्या हुआ कि लोग छोड़ दिए। क्योंकि बाढ़ और नदियां के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि कुछ शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, तो परिवर्तन और असर बिल्कुल साफ दिखाई देता होगा। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व दक्षिण और इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। मतलब बहुत सारे लोग दूसरे दूसरी जगह जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। मतलब कि फिर से 1400 साल बाद नया नया नगर बसा, उसके बाद जो है सो ये शुरू हो गया। ओके, तो हे गाइस, ये चैप्टर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे आके हमें कमेंट करें, पूछें हमसे जो क्या आपको क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, करें ही।